चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीजांड या गुरु बीजांड ध्वनि की संरचना। इसके पहले भी हमने क्लासेस अपलोड कर दी हैं, तो आप उनको भी देखते हुए चलिए। साथ के साथ 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ देखिए उनको। ये आज तीसरा पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। अगर आप स्टार्टिंग से देखते हुए आएंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। तो देखिए शुरुआत करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, ताकि आपको नोट्स तथा आगामी जितनी भी इन्फॉर्मेशन हैं आपको वहाँ पे अच्छे से मिल सकेगा। देखिए अपने पास बीजांड या गुरु बीजांड ध्वनि की ये संरचना है। तो देखिए सबसे ऊपरी वाला भाग होता है अपना प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जुड़ा होता है आपका बीजांड व्रत। फिर यहाँ पे आपका होता है हाइलम या नाभिका। नाभिका के जो बीच में ये जो सिरा होता है इस साइड में, इसको बोलते हैं अपन बीजांड द्वार। इसके बाद यहाँ पे होते हैं आपके ये अंड समुच्चय होता है। अंड समुच्चय में ऊपरी वाला सहायक कोशिकाएं होती हैं और यहाँ पे अंड कोशिकाएं होती हैं। ये उसके ऊपर अध्यावरण होता है, ऊपर जो लेयर होती है। बीच में होती हैं आपको केंद्रीय कोशिकाएं और यहाँ होता है निभागा या चला जाए, इसको अपन बोलते हैं। यहाँ पे जो ये कोशिकाएं हैं इनको प्रत्यांशांत कोशिकाएं बोलते हैं या प्रतिमुखी कोशिकाएं भी इनको बोलते हैं, दोनों को। ये होता है आपका अंदर वाला पूरा पार्ट, इसको भ्रूणकोश बोलते हैं, जिसके अंदर भ्रूण का निर्माण होता है। ये आपका बीजांडकाय है, ये आपका हाइलम व नाभिका हो जाएगी। तो इस प्रकार ये आपकी बीजांड या गुरु बीजांड ध्वनि की आपकी संरचना रहेगी। अब इसके बारे में अपन इसको पढ़ते हैं। तो देखिए बीजांड या बीजांडासन, प्लेसेंटा। बीजांड या बीजांडासन या प्लेसेंटा से जुड़ी एक छोटी व्रतनुमा संरचना होती है। बीजांड को बीजांडासन से जोड़ने वाला व्रंत बीजांड व्रंत कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? बीजांड व्रंत कहलाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल चित्र में देखते हुए जाइए क्या कि बीजांड या बीजांडासन प्लेसेंटा से जुड़ी एक व्रतनुमा संरचना है। ये प्लेसेंटा से जुड़ी हुई एक व्रतनुमा संरचना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बीजांड व्रंत बोलते हैं क्या। बीजांड व्रत प्लेसेंटा या बीजांडासन से जुड़ा होता है तथा बीजांड व्रत जिस पर स्थान पर बीजांडासन से जुड़ा होता है उसे नाभिका या हाइलम कहते हैं। अगर आपने चित्र को अच्छे से समझा है तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या उसे नाभिका या हाइलम कहते हैं। बीजांड के चारों ओर 2 स्तर से बना आवरण पाया जाता है, जिसे अपन अध्यावरण कहते हैं, जो इसको चारों ओर से घेरे रहता है। बीजांड के चारों ओर 2 स्तरों से बना आवरण पाया जाता है, जिसे अध्यावरण कहते हैं, जो आगे जाकर बीज चोल का निर्माण करता है। क्या करता है? जो आगे जाकर बीज चोल का निर्माण करता है। आवर्त बीजी पादपों में 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। आवर्त बीजी पादपों में कितने पाए जाते हैं? 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। परंतु अरंडी व लीची के पादपों में अध्यावरण की संख्या 3 पाई जाती है। परंतु अरंडी व लीची के पादपों में अध्यावरण की संख्याएं 3 पाई जाती हैं। क्या स्टार पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। बीजांड के ऊपरी सिरे पर अध्यावरणों की अनुपस्थिति के कारण एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड के ऊपरी सिरे पर अध्यावरणों की अनुपस्थिति के कारण एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत सिरे वाला भाग चला जा कहलाता है। क्या कहलाता है वो? चले जा कहलाता है। बीजांड के ऊपरी सिरे पर अध्यावरणों की अनुपस्थिति के कारण एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत सिरे वाला भाग निभाग या चला जा कहलाता है। बीजांड के अध्यावरणों के अंदर मृदुतकी कोशिकाओं से बनी एक संरचना पाई जाती है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं। बीजांड में अध्यावरणों के अंदर मृदुतकी कोशिकाओं से बनी एक संरचना पाई जाती है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं, जिसका उपयोग पोषण के में किया जाता है। जिसका उपयोग किस में करते हैं अपन? पोषण में किया जाता है। एक बार फिर देखिए इसको। बीजांड में अध्यावरणों के अंदर मृदुतकी कोशिकाओं से बनी एक संरचना पाई जाती है, जिसे अपन बीजांडकाय कहते हैं। क्वेश्चन आगे, बीजांडकाय किसे कहते हैं? तो बीजांड में अध्यावरणों के अंदर जो उसके चारों ओर आवृत जो आवरण है उसको अपन अध्यावरण बोलते हैं, के अंदर मृदुतकी कोशिकाओं से बनी एक संरचना पाई जाती है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बीजांडकाय कहते हैं।
जिसका उपयोग पोषण में किया जाता है, जिसका उपयोग पोषण में किया जाता है। अगला है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित गुरु बीजाणु बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। देखिए, गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित गुरु बीजाणु बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से, मातृ कोशिका मतलब कि मदर सेल, ठीक है, द्वारा अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री मतलब ये द्विगुणित कोशिकाओं से अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, तो उसको अपन बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित गुरु बीजाणु बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं, तो इन लाइनों का आप अच्छे से ध्यान देते हुए पढ़िएगा। परंतु बनने वाले चारों गुरु बीजाणुओं में से केवल एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है। परंतु बनने वाले चारों गुरु बीजाणुओं में से केवल एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है, बाकी 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। बाकी तीनों क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाते हैं। सक्रिय गुरु बीजाणु भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका होती है। सक्रिय गुरु बीजाणु भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका होती है। एक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनने की क्रिया को मोनोस्पोरिक या एक बीजाणु कहलाती है। एक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनने की क्रिया मोनोस्पोरिक या एक बीजाणुज कहलाती है। देखिए, यहाँ पे द्विगुणित आपके पास गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, ठीक है, मतलब कि एक द्विगुणित गुरु बीजाणु है, ठीक है, ये मदर सेल होगी। यहाँ पे मियोसिस हुआ आपके, मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो यहाँ से ये 2 कोशिकाएं बन गई। क्या यहाँ से फिर वापस में मियोसिस सेकंड हुआ, मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन एक बार फिर हुआ, तो यहाँ से क्या बन गई? अगुणित कोशिकाओं में चेंज होगी, तो यहाँ पे हो गया गुरु बीजाणु। तो एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण यहाँ पे हुआ है। तो इस प्रकार के जनन को बोलेंगे अपन गुरु बीजाणु जनन। अगला टॉपिक है अपने पास मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश, ठीक है। देखिए इसको, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनने वाले 4 अगुणित गुरु बीजाणु रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं? रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इनमें से एक गुरु बीजाणु सक्रिय या कार्यशील होता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनने वाले 4 अगुणित गुरु बीजाणु रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इनमें से एक गुरु बीजाणु सक्रिय या कार्यशील होता है, जबकि 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। यह कार्यशील गुरु बीजाणु विकसित होकर मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो देखिए, यहाँ पे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनने वाले 4 अगुणित गुरु बीजाणु रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये तो अपन ने पढ़ा है कि भाई एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 अगुणित आपके पास गुरु बीजाणु बनते हैं, जो कि क्या होते हैं? रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इनमें से एक गुरु बीजाणु क्या होता है? सक्रिय होता है या कार्यशील होता है। बाकी तीनों क्या हो जाते हैं? गुरु बीजाणु नष्ट हो जाएंगे। और यही कार्यशील गुरु बीजाणु, मतलब कि ये जो बचा हुआ है सक्रिय वाला, ये गुरु बीजाणु विकसित होकर क्या करता है? मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण करता है। बीजांड की सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। भाई बीजांड की सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? द्विगुणित होती हैं, लेकिन मादा युग्मकोद्भिद का विकास अगुणित गुरु बीजाणु से, बीजांड की सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बीजांड की सभी कोशिकाएं क्या होती हैं बच्चों? द्विगुणित होती हैं, लेकिन मादा युग्मकोद्भिद का विकास अगुणित गुरु बीजाणु से समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। लेकिन मादा युग्मकोद्भिद का विकास अगुणित गुरु बीजाणु से समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अतः मादा युग्मकोद्भिद की सभी कोशिकाएं अगुणित होती हैं। फिर पढ़ता हूँ मैं, लेकिन मादा युग्मकोद्भिद का विकास अगुणित गुरु बीजाणु से समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अब ध्यान रखना कि इसने क्या कहा है कि भाई मादा युग्मकोद्भिद का विकास अगुणित गुरु बीजाणु से समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अतः मादा युग्मकोद्भिद की सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं? अगुणित
होती हैं, जबकि बीजांड की सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। मादा युग्मकोद्भिद का विकास या भ्रूण कोश का विकास। तो देखिए, कार्यशील गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री रूप से विकसित होकर या विभाजित होकर दो केंद्रक बनता है। कार्यशील गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री रूप से मतलब कि समान रूप से विभाजित होकर दो केंद्रक बनाता है जो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। जो क्या हो जाते हैं? विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। एक केंद्रक बीजांड द्वार सिरे की ओर तथा दूसरा केंद्रक निभाग की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब आपने डायग्राम को अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि भाई निभाग कहाँ है, गुरु बीजाणु ये बीजांड द्वार कहाँ है, सिरे की ओर तथा दूसरा केंद्रक निभाग की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं और इस अवस्था को द्विकेंद्रीय भ्रूण कोश अवस्था कहते हैं। क्या आप ऐसा कीजिए कि आप डायग्राम बनाकर बिल्कुल अपने साइड में रख लीजिए, फिर एक एक लाइन को समझते हुए पढ़ते जाइए, आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पे समझ में आती चली जाएंगी। क्या प्रत्येक सिरे की ओर एक केंद्रक फिर से विभाजित होकर चतुष्क केंद्रीय भ्रूण कोश अवस्था का निर्माण करता है कि वे प्रत्येक सिरे की ओर का केंद्रक फिर से विभाजित होकर चतुष्क केंद्रीय भ्रूण कोश अवस्था का निर्माण करता है। अब दो सिरे पर स्थित दो केंद्रकों में एक बार पुनः समसूत्री विभाजन होता है। अब दो सिरों पर स्थित दो केंद्रकों में एक बार पुनः समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण प्रत्येक सिरे पर केंद्रकों की संख्या 4-4 हो जाती है। जिससे क्या होता है कि प्रत्येक सिरे पर केंद्रकों की संख्या क्या हो जाएगी? 4-4 हो जाती है। यह अवस्था अष्ट केंद्रीय भ्रूण कोश अवस्था कहलाती है। क्या कहलाएगी यह अवस्था? कि भाई जब दो सिरों पर स्थित दो केंद्रकों में एक बार पुनः समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण प्रत्येक सिरे पर केंद्रकों की संख्या क्या हो जाती है? 4-4 हो जाएगी। प्रत्येक केंद्रकों की संख्या 4-4 हो जाती है। यह अवस्था अष्ट केंद्रीय भ्रूण कोश कहलाती है। अगला देखिए पॉइंट इसमें, अगुणित गुरु बीजाणु के केंद्रक में होने वाली तीनों समसूत्री विभाजन मुक्त केंद्र के होते हैं। कैसे होते हैं वो? मुक्त केंद्र के होते हैं, क्योंकि केंद्रक विभाजनों के तुरंत बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। अगुणित गुरु बीजाणु के केंद्रक में होने वाली तीनों समसूत्री विभाजन मुक्त केंद्र के होते हैं, क्योंकि केंद्रक विभाजनों के तुरंत बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। अष्ट केंद्र की अवस्था बन जाने के बाद इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ होता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। कब होता है? कि जब अष्ट केंद्र की अवस्था बन जाने के बाद इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा? आपके मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण होना प्रारंभ होता है। आगे देखिए, एक प्रारूपी भ्रूण कोश में 8 केंद्रकों में से 6 केंद्रकों के चारों ओर स्पष्ट कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। एक प्रारूपी भ्रूण कोश में 8 केंद्रकों में से 6 केंद्रकों के चारों ओर स्पष्ट कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन भ्रूण कोश के मध्य में स्थित 2 केंद्रक, जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है, एक केंद्रकीय कोशिका में स्थित होते हैं। एक प्रारूपी भ्रूण कोश में 8 केंद्रकों में से 6 केंद्रक चारों ओर स्पष्ट कोशिका भित्ति में उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई, 8 जो केंद्रक अपने पास है उसमें से 6 केंद्रक चारों ओर स्पष्ट कोशिका भित्ति उपस्थित होती है उनमें, लेकिन भ्रूण कोश के मध्य में स्थित 2 केंद्रक, जो 2 केंद्रक अपने पास हैं, जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है, एक केंद्रकीय कोशिका में स्थित होते हैं। बाकी 6 केंद्रक कहाँ रहेंगे? कोशिका भित्ति में उपस्थित होती है। 8 केंद्रकों में से 6 केंद्रकों चारों ओर स्पष्ट कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन भ्रूण कोश के मध्य में स्थित जो 2 केंद्रक हैं अपने पास, जिनको अपन ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है, एक केंद्रकीय कोशिका में स्थित होते हैं। एक भ्रूण कोश में कोशिकाओं का वितरण निम्न प्रकार का होता है तथा भ्रूण कोश में उपस्थित कोशिकाएं भी क्या होती हैं? निम्न होती हैं। अंड समुच्चय या अंड उपकरण। देखिए, बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 कोशिकाओं का समूह अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहलाता है। बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 कोशिकाओं का समूह अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहलाता है। ये इन तीनों कोशिकाओं का जो समूह है, अंड कोश, सहायक कोशिका और अंड कोशिका, इन तीनों का जो बीजांड द्वार की ओर स्थित हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? अंड समुच्चय कहा जाता है। क्या आगे देखिए,
अंड उपकरण एक अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक अंड उपकरण एक अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अंड कोशिका दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य स्थित होती है। अंड कोशिका दोनों सहायक कोशिकाओं के मध्य स्थित होती है। सहायक कोशिकाओं में बीजांड द्वार सिरे की ओर विशिष्ट कोशिकीय संतुलन पाए जाते हैं। सहायक कोशिकाओं में बीजांड द्वार सिरे की ओर विशिष्ट कोशिकीय संतुलन पाए जाते हैं, जिन्हें फिलीफॉर्म उपकरण या तंतु रूपी समुच्चय भी कहा जाता है। सहायक कोशिकाओं में बीजांड द्वार के सिरे की ओर विशिष्ट कोशिकीय स्थूलन या गुच्छ पाए जाते हैं, जिन्हें फिलीफॉर्म उपकरण या तंतु रूपी समुच्चय कहा जाता है। फिलीफॉर्म उपकरण या तंतु रूपी उपकरण पराग नलिका को बीजांड द्वार सिरे की ओर प्रवेश हेतु दिशा निर्देश क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। वे तंतु रूपी उपकरण है अपने पास, वो पराग नलिका को बीजांड द्वार सिरे की ओर प्रवेश हेतु क्या करते हैं, दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। सहायक कोशिकाएं बीजांड काय से पोषक पदार्थों का अवशोषण तथा पराग नलिका को आकर्षित करने वाले रसायनों का स्त्राव जैसे कार्य करती है। भाई सहायक कोशिकाएं क्या करती हैं, बीजांड काय से पोषक पदार्थों का अवशोषण करेंगी तथा पराग नलिका को आकर्षित करने वाले रसायनों का भी स्त्राव जैसे कार्य करती हैं। अब आपके दूसरा पॉइंट आ रहा है अंड समुच्चय के बाद केंद्रीय कोशिकाएं। बीजांड के मध्य में स्थित कोशिका जिसमें ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रीय कोशिका कहलाती है। बीजांड के मध्य में स्थित कोशिका जिसमें ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रीय कोशिका कहलाती है। अगला है प्रतिमुखी कोशिकाएं, पर्याप्तांत कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाएं। भ्रूण कोश में निभागीय भाग की ओर स्थित 3 कोशिकाओं का समूह प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतित्याशांत कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। भ्रूण कोश के निभागीय भाग की ओर स्थित 3 कोशिकाओं का समूह, जो देखा था ना अपन निभाग की ओर, उन कोशिकाओं को अपन प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। डायग्राम देखिए, ये आपका बीजांड काय है, ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होगी। फिर ये यहाँ से गुरु बीजाणु द्वितीयक बन गए, फिर ये बीजांड काय और गुरु बीजाणु चतुष्क बन गए। 1 2 3 4 चतुष्कों में यहाँ पे क्या हो गए, डिवाइड हो गए। बीजांड के अंग हैं ये, एक व्यापक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, एक डियाड गुरु बीजाणु द्वितीयक व गुरु बीजाणु चतुष्क में चेंज हो जाते हैं क्या। फिर इस प्रकार की कुछ संरचनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। इस सहायक कोशिकाएं होगी आपके, ये अंड कोशिकाएं, ध्रुवीय केंद्रक हो गए ये, और प्रतिशांत कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं जो नीचे की ओर दर्शाई गई हैं क्या। ये भ्रूण कोश के निर्माण के चरण हैं। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं जो यहाँ पे ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगी, और अंड कोशिकाएं जो है वो इस प्रकार से व्यवस्थित जाएंगी। आपका ध्रुवीय केंद्रक जो केंद्रीय कोशिकाओं यहाँ पे निर्मित है, ये आपके सहायक कोशिकाएं, और फिलीफॉर्म उपकरण यहाँ पे रहेंगे गए, जिन्हें अपन तंतु रूपी समुच्चय भी कहते हैं। ये इस प्रकार के क्या। एंड द लास्ट पॉइंट है, आवर्त बीजी पात्रों में बनने वाला भ्रूण कोश 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। आवर्त बीजी पात्रों में बनने वाला भ्रूण कोश 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। ऐसा भ्रूण कोश पॉलीगोनम भ्रूण कोश कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्पेशल पॉइंट लिख रखा है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका परागण होती है भ्रूण कोश गुरु बीजाणु से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगला टॉपिक हमारा रहेगा परागण, कि किस प्रकार से परागण होता है, परागण के क्या प्रकार होते हैं, किस प्रकार से परागण की क्रियाएं संपन्न होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आपको आगामी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके, और इन सभी के नोट्स PDF फॉर्म में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।